अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये वीडियो है जो कि आपके सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आती है। यहाँ से आपके 15 नंबर पेपर 1 में और 15 नंबर पेपर 2 में टोटल 30 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र। पहला पॉइंट है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है और निरंतर चलती रहती है। भाषा में निपुणता प्राप्त करने के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम जो भी कुछ कह पाते हैं, किसी दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं या जो भी किसी को बता पाते हैं, तो वो हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ या फिर कोई बात किसी से कहनी हो, तो वो सब हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब बालक छोटा होता है तभी से वो भाषा के कुछ शब्द ग्रहण करना शुरू कर देता है अनुकरण के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे छोटे होते हैं, घर पे मम्मी या पापा कुछ भी या कोई भी जो भी बात कर रहा होता है तो उनके कुछ शब्दों को वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। उस टाइम पे तो वो विद्यालय नहीं जा रहे होते हैं, तो वो अर्जन करना शुरू कर देते हैं भाषा का। मतलब आसपास के माहौल को देखकर उनको जो शब्द सरल लगते हैं उनको बोलने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उनका अर्जन करना शुरू कर देते हैं। भाषा में निपुणता प्राप्त करने के 4 कौशल हैं। पहला है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। यही कौशल आपके इंग्लिश में भी होते हैं। LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 होते हैं। तो इन्हीं में जो निपुणता प्राप्त की जाती है उसके माध्यम से ही पूरी भाषा टिकी हुई है, इन्हीं 4 पर, इन्हीं 4 कौशलों पर। तो अगला पॉइंट है, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। इसका अर्थ है बोलना। तो साथियों, इस वीडियो के लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप 200 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है, 200 लाइक्स तो दे सकते हैं। आप लोग कॉमेडी वीडियो, रोस्ट वीडियो सब देखते हैं तो उन पे हज़ारों की संख्या में लाइक्स पहुंचा देते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ मैं चाहूँगा कि पहली बार आपसे मैंने 200 लाइक्स मांगे हैं तो आप दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ऊपर मैंने कॉर्नर पर लिख रखा है, ये देखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। अगला पॉइंट है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यानी भाषा अर्जित की हुई संपत्ति है, पैतृक नहीं, यानी किसी के पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। जैसे घर में पुश्तैनी जो चीज़ें मिल जाती हैं धरोहर में, दादाजी की या फिर किसी की, तो उसी तरीके से भाषा नहीं है, अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक नहीं है। बालक में भाषा का अर्जन 3 तरह से होता है। भाषा अर्जन मतलब भाषा देखिए 2 तरीके से सीखी जाती है, पहला अर्जन और दूसरा अधिगम। तो जो अर्जन करते हैं उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बालक बचपन से ही अर्जन करना प्रारंभ कर देता है, आसपास का माहौल देखकर उनसे कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है। आमतौर पर आपने देखा होगा, बुआ, पापा, इस तरीके से वो बोलता है घर में। तो जो आसपास सबको बोलते हुए सुनता है, उन्हीं में से कुछ वर्ड जो उसको सरल लगते हैं उनको बोलना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो यही है अनुकरण, कि आसपास के माहौल को देखकर वो जो चीज़ें उतार ले, कुछ चीज़ें सीख ले, बोलना शुरू कर दे। उस टाइम पे तो वो विद्यालय नहीं जा रहा होता है, तो इसे ही अर्जन कहते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, विद्यालय जाता है, तो वहाँ पे वो प्रयास करता है, सीखता है हर एक चीज़ को। तो विद्यालय जाकर प्रयासपूर्वक वो जो भाषा सीखता है तो उसे ही भाषा का अधिगम कहते हैं। तो वो दूसरी चीज़ हो गई और अर्जन दूसरी चीज़ हो गई। और जो अर्जन है वो भी 3 तरह से किया जाता है, अनुकरण करके और अभ्यास करके, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करके। अगला पॉइंट है, भाषा अधिगम के लिए आवश्यक बिंदु। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा सर्वव्यापक है। देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक में ही मिलाकर लिख दिया है। मैं चाहता तो अलग अलग करके इन सब पॉइंट्स को लिखता और काफ़ी बड़ा हो जाता ये सब, लेकिन मैंने छाँट छाँट कर कम चीज़ में ही ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की है। जैसे आप बोल सकते हैं, गागर में सागर, छोटी सी चीज़ में ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें। तो भाषा अधिगम के लिए आवश्यक जो बिंदु हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये आपके कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शंस में आपके दिया होगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये वाला ही सही होता है। जहाँ पे भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था लिखा हो वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे दिया है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा सर्वव्यापक है।
सभी जगह है। सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकता है। जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उसके साथ ही अनुकूलन अनुकूलन मतलब समायोजन होता है, तो वो कर सकते हैं। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो पुराने में वो समायोजित कर लेते हैं या संगठन कर लेते हैं। जैसे बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब बालक छोटा होता है तो वो मान लीजिए उसने देखा कि उसने कौवा को देखा, तो मतलब किसी पक्षी को देखा तो वो बोल रहा था, तो उसको बताया गया कि ये कौवा है। तो उसने कैसे पहचाना कि वो कौवा है? क्योंकि वो काँव काँव करके बोल रहा था। फिर अगले दिन उसने उसी तरीके का एक काली चिड़िया देखी, वो मतलब अच्छी बोली बोल रही थी। तो उसने कहा कौवा, लेकिन किसी ने बताया वो कौवा नहीं है, वो कोयल है। तो उसको पहले का जो ज्ञान था कि काला जो पक्षी होगा वो कौवा होता है, लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि काला पक्षी कोयल भी होती है। तो उन दोनों को उसने एक में मिला लिया, समायोजन कर लिया। तो इस तरीके से जो नया ज्ञान और पुराना ज्ञान मिलता है उनका हम समायोजन कर लेते हैं। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रयत्न रूप से सीखना शामिल है। ये वाला जो पॉइंट है, भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रयत्न रूप से सीखना शामिल है। ये मैंने ऊपर अभी बता दिया था कि औपचारिक मतलब विद्यालय जाकर जहाँ प्रयत्न करके सीखेंगे उसे ही औपचारिक बोलेंगे, तो वो भाषा अधिगम हो गया। अर्जन अनौपचारिक है, मतलब जिसमें हम किसी भी प्रयास को नहीं करते या प्रयत्न को नहीं करते, वो स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही ग्रहण हो जाता है, तो वो अर्जन हुआ। और औपचारिक जहाँ प्रयत्न करके हम प्रयास करके सीखते हैं भाषा को, तो वो अधिगम हो गया। अगला पॉइंट भाषा अर्जन पे ही है पूरा। भाषा अर्जन के लिए आवश्यक बिंदु। बालक अपने चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा अर्जित कर लेता है। तो अर्जन क्या हुआ? जो आसपास के माहौल में जो चीज़ें सुनता है बोलते हुए, जो चीज़ें आसपास देखता है लिखते हुए, उन्हीं को ग्रहण कर लेता है, अनुकरण कर लेता है, मतलब नकल उतार लेता है, अनुकरण द्वारा अर्जित कर लेता है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, यानी जो उसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो भाषा अर्जन के द्वारा सीखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कि भाषा अर्जन के माध्यम से कौन सी भाषा को सीखता है, तो उसमें दिया होगा कई भाषाएं दे दी होंगी, तो मातृभाषा को सीखता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि भाषा अर्जन के माध्यम से मातृभाषा सीखी जाती है। आगे चॉम्स्की महोदय का कुछ कथन दिया हुआ है। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। तो ये आपको चॉम्स्की का ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की युक्ति होती है या क्षमता होती है, कह सकते हैं। तो ये किसने कहा? चॉम्स्की महोदय ने। अगला पॉइंट है भाषा अर्जन का अर्थ है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अनौपचारिक जहाँ पे आपको कुछ भी प्रयास ना करना पड़े, कोई नियम ना लगे, वहाँ पे भाषा को अप्रत्यक्ष तरीके से सीखा जाए। यानी कि आप प्रत्यक्ष नहीं सीख रहे हैं, वो बालक भाषा नहीं, वहाँ उसे पता नहीं होता कि वो भाषा सीख रहा है, या फिर वहाँ पे वो कोई प्रयास नहीं कर रहा होता है, वो स्वतः ही ग्रहण हो जाती है। वो बस देखता है, सुनता है आसपास क्या हो रहा है, उसी से वो सीख जाता है स्वाभाविक रूप से। वहीं भाषा अधिगम में वो विद्यालय जाकर प्रयासपूर्वक सीखता है, बैठकर नियमों के साथ, तो वो औपचारिक हो गई। अनौपचारिक औपचारिक में यही अंतर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको क्लासेस कैसी लगती हैं प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं देखता हूँ आप सभी के कमेंट। अगला पॉइंट है भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को नियमबद्ध, औपचारिक और प्रयत्नपूर्वक सीखना। वही जो मैंने बताया कि भाषा को जब नियमबद्ध मतलब नियम से, और औपचारिक मतलब जैसे सभी नियम लगाकर और विद्यालय जाकर वहाँ पर प्रयत्नपूर्वक सीखना, तो वो औपचारिक में आ जाएगा। अगला पॉइंट है गेट्स महोदय कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। तो जब आपको अनुभव आ जाएगा तो आपके व्यवहार में रूपांतरण मतलब बदलाव हो जाएगा। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का अनुभव मिला, मतलब आपने कुछ भी सीखा, तो आपके अंदर जो अनुभव आ गया, तो उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर सभी चीज़ों को लेकर जो अनुभव आ जाते हैं,
मतलब जो उन्होंने सीखा उसका अनुभव हो गया, या फिर कितने साल तक कोई भी चीज़ की तो उसका अनुभव आ गया, तो वही चीज़ है। तो उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे अधिगम। ये किसने कहा है? गेट्स महोदय ने। क्रो क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो क्रो कहते हैं कि सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इनमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह से आ जाते हैं। तो आपको ये जितने भी लोगों के जितने भी मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट हैं उनको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना है। अगला पॉइंट है अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो अधिगम करता है तो वो परिपक्व होता जाता है। अगला पॉइंट है वुडवर्थ का, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वही चीज़ है जैसे ऊपर था, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी वुडवर्थ ने कहा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इसमें भाषा शिक्षण के जितने भी सिद्धांत हैं वो आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ से कई चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी तैयार होती चलेंगी, क्योंकि भाषा एक ही जैसी है, तो इंग्लिश में भी ये सब काम करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहला जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या है, भाषा शिक्षण कराते समय भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि आवश्यकताओं के हिसाब से करना चाहिए। अब मान लीजिए ये सिद्धांत ये कहता है जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों की रुचि उसमें नहीं है, तो उनको वो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, उसके बाद वो सोने लगेंगे या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो वो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षण कराते समय भाषा की पाठ्य पुस्तक के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अब वो कैसे करेंगे, आप कहानी विधि के माध्यम से कर सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, या फिर कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को रुचि उत्पन्न हो, या बीच बीच में क्विज पूछ सकते हैं, क्विज करा सकते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे बालक एक्टिव रहेंगे और वो सुस्त नहीं पड़ेंगे और उनकी रुचि आएगी। जैसे उनको ये लगेगा कि शायद बीच में कुछ पूछ लिया जाएगा, इसलिए आवश्यकताओं के हिसाब से कराना चाहिए। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि आवश्यकताओं के हिसाब से कराना चाहिए। अब जो शिक्षण प्रणालियाँ हैं वो बच्चों की रुचि के हिसाब से ही चुननी चाहिए, उन्हीं के हिसाब से कराना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगला पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या है, भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रखना आवश्यक है। सतत मतलब निरंतर, हमेशा उनको क्रियाशील रखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, तो उनको क्रियाशील एक्टिव रखना आवश्यक है, क्योंकि करके सीखने में छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है। अब करके सीखने में मतलब उनको करके सिखाना है, जैसे उनको खुद करने के लिए देना है, ऐसी चीज़ खुद करके दिखाइए, ऐसे कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा करा सकते हैं जो वो खुद करें, जिसमें वो इन्वॉल्व हों। ऐसा ना हो वो खाली बैठे हैं, आप बोर्ड पे लिखाते जा रहे हैं, या फिर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बस आप बताते जा रहे हैं, वो बस बैठे सुन रहे हैं। तो इस तरीके की नीरस क्लास होती है जिनमें उनको कुछ समझ भी नहीं आएगा और वो बोरिंग हो जाएंगे, पूरी तरीके से बोरिंग फील करेंगे। तो जब वो बैठे हों तो उस टाइम पे आप उनको करके सिखाएंगे, ऐसा कुछ देंगे कि वो उसमें खुद से करें, उसको खुद से कर पाएँ। तो वही है, करके सीखने में छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है। शिक्षण शास्त्री कुछ दिए हैं नीचे, फ्रॉबेल, डीवी, मांटेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत के जो शिक्षण शास्त्री हैं वो कौन से हैं, तो फ्रॉबेल, डीवी, मांटेसरी, मारिया मांटेसरी। इसमें प्रश्न पूछना, मौखिक लिखित कार्य कराना शामिल है। आप जैसे क्या करा सकते हैं, आप उनको क्रियाशील रखने के लिए बालकों को उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा मैंने अभी ऊपर भी बताया था। मौखिक लिखित कार्य भी करवा सकते हैं, या फिर ग्रुप वर्क दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला जो सिद्धांत है वो है अभ्यास का सिद्धांत। व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, और जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास कराते रहना चाहिए, नए नए शब्दों को बार बार बोलने के लिए कहना। जैसे कि अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें यह है कि जब मतलब
जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति हो वो बार बार किसी कार्य को करता है तो शीघ्र सीख जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको आप बार बार किसी चीज़ को करने को दे सकते हैं तो वो उसको जल्दी सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार करवाया फिर वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए, अभ्यास करवाने के लिए आप क्या करेंगे, उनको बार बार वही चीज़ करने के लिए कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने ज़्यादातर देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में लास्ट के 1-2 पीरियड्स होते हैं, उनमें सभी टीचर आके बैठ जाते हैं, सभी बच्चों को पहाड़े वगैरह, गिनतियाँ वगैरह पढ़वाई जाती हैं। तो बच्चे लाइन से खड़े हो होकर 2 का पहाड़ा, 3 का, ऐसे मतलब लाइन से पढ़ते चले जाते हैं। तो बार बार उसको बोलेंगे, एक लाइन ख़त्म हो जाती है फिर दूसरी लाइन बोलेगी, तीसरी, इसी तरीके से बार बार उनको रिवाइज़ होता रहता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो जब वो बार बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो वो भूलेंगे नहीं, इस तरीके से उनको याद रहेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि उनको बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो यही है अभ्यास का सिद्धांत। या फिर छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं तो उनको बार बार पूरी क्लास में लाइन से सभी बच्चों को बोल दें कि एक खड़ा होकर पढ़ाए, बाकी सब उसको पीछे पीछे दोहराएं, फिर दूसरा खड़ा होकर छोटा बड़ा पढ़ाए, फिर उसको बाकी सब दोहराएं। तो इस तरीके से अभ्यास होता रहेगा उनका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला सिद्धांत है जो समन्वय का सिद्धांत। इसमें क्या है, बच्चे उन विषयों, क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ना चाहिए। इससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाएंगे। समन्वय का सिद्धांत ये कहता है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं शिक्षक के रूप में, तो बालक जो हैं उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएँ, उसमें उनकी रुचि बनी रहे, तो उसके लिए आप उनको उस टॉपिक को उनके दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, उसमें हाथियों के बारे में पढ़ा रहे हैं कि हाथियों के झुंड में मादा होती हैं, या फिर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप उनको ये बताएं कि आपने कभी हाथी देखा है, तो वो सोचेंगे कि उन्होंने कहाँ पे हाथी देखा था, क्या उनके गांव में कभी हाथी आया था या फिर किसी गली से हाथी गुजरा था तब उन्होंने देखा था, तो वो बताएंगे। तो इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। आप किताब में छपे हुए शब्दों को देख कर पढ़ते जाएँ, वो भी देख रहे हैं, तो वो इतने अच्छे से नहीं उसको सीख पाएंगे, उनकी रुचि नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि आपने कभी हाथी देखा है, तो वो ज़रूर सोचेंगे कि मैंने कहाँ हाथी देखा था, मेरे गाँव में कब हाथी आया था। तो ऐसे उनकी रुचि भी जगेगी और वो एक्टिव भी रहेंगे। यही समन्वय का सिद्धांत है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनके निजी जीवन से जोड़ते हुए, उनका जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ते हुए उसको बताएं, जिससे वो अच्छे से समझ पाएँ और उसको रिलेट कर पाएँ अपने जीवन से। तो उनको वो चीज़ें मतलब लंबे समय तक तो याद रहेंगी ही, साथ में वो अच्छे से समझ पाएंगे और एक्टिव भी रहेंगे। यही था समन्वय का सिद्धांत। चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या है, इसमें प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखकर शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान रखकर निवारण करना चाहिए। अब देखिए, हम सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की किसी चीज़ में रुचि होती है तो किसी की किसी दूसरी चीज़ में, तो हम सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से जो बालक होते हैं सभी अलग अलग होते हैं, सभी का मतलब मानसिक स्तर भी एक तरीके का नहीं होता है। तो आपको सभी को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराना है। ये नहीं कि आप प्रतिभाशाली जो बालक है उसी को ध्यान में रखकर मतलब अच्छे से बताए जा रहे हैं, वही सिर्फ समझ पा रहा है। आपने बिल्कुल डीप से या फिर नीचे गहराई से या फिर बिल्कुल ज़मीन से शुरू नहीं किया जिससे सभी बच्चे समझ पाते, क्योंकि सभी की समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो जो बालक हैं सभी को आपको ध्यान में रखकर चलना है कि सभी समझ पाएँ, सभी को ध्यान में रखकर हर एक चीज़ इस तरीके से बतानी है कि चाहे आपकी क्लास का जितना औसत बच्चा हो या प्रतिभाशाली बच्चा हो, सभी अच्छे से उसको ग्रहण कर पाएँ जो आप बता रहे हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता यही है कि सभी की भिन्नताओं को ध्यान रखकर आप शिक्षण कार्य कराएँ। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को भी ध्यान में रखें। जैसे कि कुछ छात्रों की मतलब कुछ परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वो क्लास में डर के मारे ना बता पा रहा हो या फिर कोई और बात हो, तो आप व्यक्तिगत रूप से उससे मिलकर उस समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। तो यही है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कि सभी बालकों की जो भी मतलब सभी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखकर आप शिक्षण कार्य करवाएं। अगला पॉइंट है, अगला सिद्धांत है क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन में निपुण करना है।
एवं इनका ज्ञान देना है। तो क्रम का सिद्धांत यही कहता है कि इन चारों को, और इन चारों का यही क्रम है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो भाषा के कौशल होते हैं इनका क्रम बताइए, तो आगे पीछे करके दे देगा, लेखन पहले लिख देगा या फिर वाचन लास्ट में लिख देगा, इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है कि भाषा के जो 4 कौशल हैं उनमें श्रवण कौशल पहले आता है, फिर वाचन कौशल आता है, फिर पठन कौशल आता है, लास्ट में लेखन कौशल आता है। यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। तो इनमें निपुण करना है, तो यही है क्रम का सिद्धांत, यानी कि भाषा के जितने भी कौशल हैं उनको क्रम से सिखाना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, बच्चे शिक्षक का अनुकरण, जैसे उच्चारण, बोलने की गति, लेखन आदि करके सीखते हैं। मतलब जैसे शिक्षक जो है वो जिस रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है वहाँ पे, या जिस तरीके से चीज़ें पढ़ाता है तो उसका बालक अनुकरण करते हैं। मतलब ये आपको याद रखना होगा, शिक्षक के रूप में आप वहाँ पे अपने आप को आदर्श रूप में प्रदर्शित करें। या आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि आप शिक्षक के रूप में कक्षा में अपने आप को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो एक आदर्श रूप में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बालक आपका अनुकरण करते हैं, आपकी नकल करते हैं। अगर आपके गुण अच्छे नहीं होंगे या फिर आप कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो बालक सीख लेंगे, तो आप एक आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, जिससे बालक आपको अनुकरण करें, तो वो भी आपसे कुछ अच्छा सीख पाएँ। अब इसके अलावा दूसरा पक्ष ये है कि जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे, तो जब आप पढ़ा रहे होंगे तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए हिंदी की क्लास में आप पढ़ा रहे हैं शिक्षक के रूप में, तो वहाँ पे आपको हर एक शब्द, हर एक अक्षर, हर एक वर्ण का एकदम अच्छे से उच्चारण करना है, क्योंकि जैसे आप गलत उच्चारण करेंगे बालक उसका अनुकरण करेंगे सभी, तो वो गलत तरीके से वो भी फिर उच्चारण करेंगे और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी वैसे ही बोलते रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे कोई भी क्लास हो, आपको उच्चारण एकदम सही से करना है, क्योंकि जो भी आप बोल रहे होंगे वो सब बच्चे आप ही से सीख रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे उसी तरीके से वो भी बोल देंगे। तो जो भी चीज़ें गलत हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ना बोलें, और वहाँ पर बिल्कुल सही से हर एक वर्ण का उच्चारण करें जिसे वो उतार पाएँ अच्छे से। तो यही था अनुकरण का सिद्धांत, कि बालक जो है वो टीचर का अनुकरण करता है, नकल करता है। तो टीचर अपने आप को अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट करे, इसके साथ ही साथ अच्छे से हर एक चीज़ का उच्चारण करे जो वो पढ़ा रहा है, क्योंकि बालक आप ही की नकल उतारेगा। साथियों, क्लास पसंद आ रही हो तो अपनी तरफ से प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली के सदस्य बन जाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आगे डाले जाएं वो तुरंत के तुरंत मिल सकें। अगला सिद्धांत है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इसमें क्या है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश जो है वो गेस्टाल्टवादी है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये सभी शिक्षण सूत्र हैं, इनका उपयोग करके आपको वहाँ पे मतलब प्रभावी बनाना है शिक्षण को। अब जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने का तरीका क्या है, जैसे सरल से कठिन है तो इसमें सरल टॉपिक पहले लेकर चलेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे कठिन की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कठिन चीज़ पहले ही बता दी, बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आई, फिर बाद में वो सरल वाला भी नहीं समझ पाए, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत ही कठिन चीज़ है, वो नहीं समझ सकते। तो पहले धीरे धीरे सरल से शुरुआत कीजिए, उनको सब समझ आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे वो भी समझ आ जाएगा। इसी तरीके के जो दिए हुए हैं सभी, स्थूल सूक्ष्म, आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, पूर्ण से अंश, इनमें लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है, और इनमें से कुछ इस चैनल पे पड़े हुए भी हैं अलग से वीडियो, वो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई कठिनाई हो रही हो तो यूट्यूब में सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर लीजिएगा सीटेट ट्रू एग्ज़ाम, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऊपर ही आ जाएंगे सभी। या फिर सीटेट ईवीएस नोट्स डालकर सर्च कर लीजिएगा, वो एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप पूरे ईवीएस के नोट्स देख सकते हैं सिर्फ एक वीडियो में। उस वीडियो से आप सीधे 15 नंबर ले आएंगे, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें भरा हुआ है सिर्फ एक वीडियो में। चलते हैं आगे। अगला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बालक की क्षमता, रुचि, स्तर को ध्यान रखकर शिक्षण करवाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो शिक्षण था वो शिक्षक केंद्रित था। जैसे आपने गुरुकुल के टाइम पे देखा होगा, या बहुत समय तक ऐसा रहा कि शिक्षक जो था वो सर्वोपरि होता था, बालक को नीचे रखते थे, और शिक्षक जो था वो ही मतलब सब कुछ माना जाता था। वो जो चीज़ें बता रहा है बालक उसे ग्रहण कर रहा है, बस यही चीज़ हो गया। लेकिन आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर जो शिक्षक है
वो सुगमकर्ता के रूप में है। एनसीएफ 2005 भी आपका यही कहता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो शिक्षक है वो इस टाइम पे फैसिलिटेटर की तरह है, एक सुगमकर्ता की तरह है। वो क्लास में जाएगा, बालकों को सुविधा प्रदान करेगा, सुविधादाता की तरह है। वो बालकों को सुविधा देगा। ये नहीं है कि मतलब उसी पे केंद्रित शिक्षा हो, बालक केंद्रित शिक्षा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों पर केंद्रित है। तो सिर्फ उनको सुविधा देगा, बाकी सब चीज़ें तो बालक ही करेंगे, खुद से सीखेंगे, करके सीखेंगे। बाकी वो सुविधादाता है, वो जो टॉपिक है उसको आसान करके बताएगा, जो चीज़ें हैं उनको आसान करके बताएगा। यही सब आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है। एनसीएफ 2005 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, हर सब्जेक्ट में एनसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एनसीएफ का वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने टॉपिक वाइज हर चीज़ लिखी हुई है और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक थे आपके सभी सिद्धांत, वो अब कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे कुछ नया है, अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये वीडियो जो है हिंदी शिक्षण शास्त्र यहाँ से आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो ये वीडियो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे व्याकरण की जो भूमिका आई है, तो व्याकरण मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 में आपके जो 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है, तो वहाँ पे व्याकरण आती है। प्राइमरी लेवल के लिए आपके व्याकरण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपर प्राइमरी में व्याकरण आती है। तो यहाँ से आपको व्याकरण भी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ से व्याकरण का शिक्षण शास्त्र शुरू होता है। पहला पॉइंट है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के कौशल का विकास करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्याकरण जो है वो बालकों में कौन सा विकास करता है। तो ऑप्शंस दिए होंगे, तो वो शुद्ध रूप से लिख पाते हैं। जब उनको व्याकरण का ज्ञान होगा तो वो शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे, प्रभावी लगता है उनका, व्याकरण का प्रयोग करके लिखते हैं जब। मौलिक वाक्य संरचना होती है। इसके अलावा यही सब महत्व है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने, शुद्ध उच्चारण को समझने के लिए होता है। तो व्याकरण जो है इसकी जो भूमिका है अधिगम में, वो ये भी है कि जो विद्यार्थी की भाषा की अशुद्धता करते हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कि उनको लिंग का ज्ञान नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे कि जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे मतलब इंडिया में प्रदेश भी हैं जहाँ पे बोला जाता है, राज्य भी हैं कई ऐसे जहाँ पे बोला जाता है कि लड़की खाना खाता है, क्योंकि उनको जो लिंग है उसका ज्ञान नहीं है कि बालक के लिए क्या बोलना है या बालिका के लिए क्या बोलना है। तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषा का उनको शुद्ध रूप से नॉलेज नहीं है व्याकरण का, तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो व्याकरण पढ़ा लिखा होगा वो ऐसे ही बोलेगा कि लड़की खाना खाती है और लड़का खाना खाता है। तो किसके लिए खाता यूज़ करना है, किसके लिए खाती यूज़ करना है, उनको पता है, जिनको व्याकरण का नॉलेज होगा। तो ये हुआ, तो व्याकरण जो है वो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। आप व्याकरण का अगर आपको नॉलेज है तो आप शुद्ध प्रयोग कर पाएंगे व्याकरण को। भाषा में दक्षता, विभिन्नता, विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान। विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान, जैसे कि आपने देखा ही होगा व्याकरण पढ़ते समय वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के जो शुरू से छोटा से लेकर ज्ञा तक पढ़ते हैं, तो उनमें अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। कोई कंठ से बोली जाती हैं, कोई आपके ओष्ठ से बोली जाती हैं, कोई मूर्धन्य से बोली जाती हैं। तो अलग अलग उनका जो ध्वनि होती है, तो वो सभी आप व्याकरण में सीखते हैं। अगला पॉइंट है, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आता है। तो व्याकरण के माध्यम से वाक्य रचना के नियम सीखते हैं, और इसके अलावा वाक्य में मतलब कौन कौन से नियम लगते हैं। इसके अलावा विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं। विराम चिन्ह कहाँ पे कौन सा लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा और विराम लगा दिया, उसका भी एक नियम होता है। अगला पॉइंट है, व्याकरण के बिना स्पष्ट संप्रेषण असंभव है। संप्रेषण होता है जैसे आदान प्रदान विचारों का, जैसे आपने जो भी कहा, अगला जो भी सुन रहा है वो उसको ग्रहण कर ले, और जितना आपने कहा उतना पूरा ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत, तो वही संप्रेषण है। तो संप्रेषण कब सुचारू रूप से हो सकता है, सिर्फ भाषा का ज्ञान से, सिर्फ भाषा के ज्ञान से नहीं हो पाएगा, व्याकरण का भी ज्ञान जरूरी है, तभी संप्रेषण मतलब पूरी तरह से सही से हो सकता है। हो सकता है आपको भाषा का ज्ञान है तो आप कुछ चीज़ें बता पाएँ, लेकिन आप 100% पूरी अपनी जितना भी आप सोच पा रहे हैं वो दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। तो वही है, व्याकरण के बिना संप्रेषण असंभव है। अगला पॉइंट है, व्याकरण विद्यार्थियों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है।
तो व्याकरण में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी रखी होंगी, मुहावरे हुआ, सूक्ति हुआ, लोकोक्तियाँ हुआ, तो ये सब चीज़ें, तो इनका अर्थ निकालने योग्य बनाता है, इनका प्रयोग करने योग्य बनाता है व्याकरण। एवं छात्रों में लेखन कौशल को के विकास को करने में सहायक है। अब लेखन कौशल जैसे आप लिख रहे हैं वो प्रभावी कैसे बने, जब आप उसमें व्याकरण यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसे लिखा हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसमें आपने मुहावरे प्रयोग किए, तो वो कितना प्रभावी लगेगा। और बिना व्याकरण के ऐसा संभव नहीं है कि आप बिना व्याकरण के वो इतनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाएगा जितना व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के प्रयोग से आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आगे है, यह छात्रों में गद्य पद्य में अंतर समझाकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि के प्रयोग एवं उनके लेखन कौशल के विकास में सहायक है। अब गद्य पद्य में अंतर कैसे सीख पाएंगे बच्चे। गद्य जो होता है, जैसे पद्य है तो उसमें जो मतलब उसमें छंद का प्रयोग हुआ होगा और रस का प्रयोग हुआ होगा, तो ये पद्य में हुआ होगा। पद्य जो आपकी होती है पोएट्री उसमें, लेकिन गद्य में इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। गद्य में ना तो छंद का प्रयोग होगा ना रस का प्रयोग होगा, लेकिन गद्य में कॉमा, पूर्ण विराम, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जब व्याकरण आ रही होगी तभी वो समझ पाएगा। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें जो दी हुई हैं, इनका प्रयोग एवं लेखन कौशल के विकास में भी सहायक है व्याकरण। आगे अब यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है प्राथमिक स्तर के लिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान व्यावहारिक रूप से देना अनौपचारिक व्याकरण कहलाता है। अब अनौपचारिक व्याकरण क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनौपचारिक जो होता है उसमें कोई नियम नहीं होता है और ना ही उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो इसमें प्राथमिक स्तर पे तो व्याकरण होती नहीं है, इसीलिए उनको अनौपचारिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, जिसे व्यावहारिक व्याकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो होता है वो अनुकरण करके सीख जाता है। मान लीजिए आपने क्लास में कोई कहानी सुनाई, जैसे आपने शेर की कोई कहानी सुनाई, तो आप बोलेंगे शेर आ गया, तो आपने कोई व्याकरण का नियम तो सिखाया नहीं उन बालकों को। शेर आ गया कहा तो उन्होंने सीख लिया, वो भी आगे शेर आ गया ही बोलेंगे, शेर आ गई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने कोई व्याकरण का नियम भी नहीं बताया और व्यवहारिक रूप से उनको बातों बातों में ही सिखा दिया। तो इसे ही अनौपचारिक व्याकरण कहेंगे। ये व्याकरण आपके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अच्छी है, उन्हें इसी तरीके से सिखाया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक व्याकरण की पुस्तकें तो चलती नहीं हैं, वो 6 से आती हैं, 6 से 8 तक। तो कक्षा 5 तक आप इसी तरीके से सिखा सकते हैं। कोई कहानी सुनाई, उसके माध्यम से, इसे व्यावहारिक व्याकरण कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इसके लिए टारगेट है 200 लाइक्स का, ऊपर आपके देख सकते हैं कोने में लिखा हुआ है 200 लाइक्स। इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे और इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ ये एक वीडियो है जो आपको दोनों पेपर, यानी पेपर 1 सीटेट का, पेपर 2, दोनों पेपर में 15-15 नंबर दिलवाएगा शिक्षण शास्त्र में। इसके अलावा आपको कहीं से और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी समझ आपकी यहाँ से विकसित हो जाएगी। आगे दिया हुआ है, भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं। व्याकरण को अलग से कक्षा में ना पढ़ाकर गद्य की कक्षा में ही पढ़ाते हैं। भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय मतलब जब अब जैसे मान लीजिए गद्य की क्लास थी तो उसमें अपर प्राइमरी में, तो उसमें आपने कोई उदाहरण निकाला गद्य की पुस्तक से ही और उसको पढ़ा दिया, तो ये व्याकरण की कक्षा तो नहीं थी, तो ये गद्य की कक्षा थी, तो गद्य की कक्षा में इस तरीके से पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीटेट के। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो उनमें देखा होगा कि बच्चे परिवेश में जो उपलब्ध भाषिक प्रयोग हैं तो उनके आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। तो व्याकरण का व्यावहारिक पक्ष आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे प्रयोग होता है, तो वो आपके प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होता है, कक्षा 1 से 5 तक। यहाँ पे अगला पॉइंट है, भाषिक विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ। भाषिक विविधता, जहाँ विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं, ऐसी कक्षाएं जहाँ पे सभी बच्चे अलग, सभी नहीं मतलब ज़्यादातर बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले होते हैं, तो उसे ही भाषिक विविधता कहते हैं।
तो ऐसी कक्ष में जो चुनौतियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नई लग रही हों, लेकिन ये सब आपके शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी के अंदर ही आता है। यहाँ से आपके बहुत अच्छे से तैयार होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये हिंदी शिक्षण शास्त्र का इकलौता ऐसा वीडियो है जहाँ आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे दिया है भाषाई विविधता यानी बहुभाषिकता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक एक पॉइंट ऐसे ही देखते चलिएगा, इससे कुछ कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो बहुभाषिकता जो है वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय सहायता प्रदान करती है। अब जैसे कई लोगों की क्या राय होती है कि बहुभाषिकता यानी ऐसी कक्षा जहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं तो वो संप्रेषण में बाधित होती है। यानी जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो एक दूसरे की भाषा तो समझ नहीं पाएंगे, तो एक दूसरे को जो बताएंगे इससे संप्रेषण यानी जो विचारों का आदान प्रदान है वो बाधित होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुभाषिकता को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं, तभी आपके क्वेश्चंस वहाँ पे सही हो पाएंगे। बहुभाषिकता से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुभाषिकता को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसको बाधित दबाने की बजाय बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी बात को ध्यान रखकर त्रिभाषा सूत्र 1968 में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा आयोग द्वारा लागू किया गया था। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र वो है जिसमें 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पहली जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। बालक की जो भी भाषा है उसको प्राथमिकता दी गई है, पहली भाषा। और दूसरे नंबर पे जो भाषा आती है वो राजकीय भाषा होती है। राजकीय भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा है। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है, हमारी राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, तो उसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। तीसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसे आपकी इंग्लिश हो सकती है या फिर फ्रेंच, तो ये आपकी तीसरे नंबर पे है। तो आपने जाना ये त्रिभाषा सूत्र ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पहले नंबर पर जो भाषा है वो मातृभाषा है। इन तीनों भाषाओं के माध्यम से बालक को सिखाना है। पहले नंबर पे मातृभाषा, दूसरे नंबर पे राजकीय भाषा जैसे हिंदी, तीसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे इंग्लिश। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ आवश्यकता। पहला पॉइंट है अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि बहुभाषिकता को आपको हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। तो अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, तो उनके उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे हरियाणा की तरफ आप चले जाइए तो वहाँ पे थोड़ा अलग से बोलते हैं, और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वो लोग थोड़ा इस तरीके से बोलते हैं, हर एक शब्द का उच्चारण तेज़ी से करते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग मिलेगा। तो भाषिक पृष्ठभूमि आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, सभी को साथ में लेकर चलना है। बहुभाषिकता को कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना शिक्षक का कार्य है। शिक्षक बहुभाषिकता को साथ में लेकर चले, उसे क्लास की कार्यनीति में शामिल करें। अगला पॉइंट है दो भाषा बोलने वाले बच्चे अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। देखिए, दो भाषा जो बच्चे बोल लेते हैं तो वो मतलब उनके जो संज्ञानात्मक यानी मस्तिष्क का विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है। वो नए नए चीज़ सीख पाते हैं, नए नए शब्द जान पाते हैं। अभी देखिए ऊपर जो एक पॉइंट दिया हुआ था कि बहुभाषिकता कई लोग कहते हैं कि मुसीबत बन जाती है, बच्चे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जब कई भाषाएं जानने वाले बच्चे होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो वो एक दूसरे की भाषा भी तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। एक दूसरे का, जैसे वो उसने कुछ शब्द बोला तो उसको इसने सीखा, दूसरे ने कुछ बोला तो उसको सीखा, तो इस तरीके से उनका शब्द भंडारण कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो एक भाषा जानता होगा उससे तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो बहुभाषिकता बहुत ही पॉजिटिव है। अकादमिक स्तर पर वे बच्चे ज़्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं। अगला पॉइंट है द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्यों की तुलना में अच्छी होती है। वैचारिक क्षमता मतलब विचार जो उनके अंदर आते हैं। जो द्विभाषा दो भाषाएं जानते हैं उनकी वैचारिक क्षमता अन्य की तुलना में अच्छी होती है। बहुभाषिकता से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, उपलब्धि में सुधार, शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे फ़ायदे होते हैं। अब देखिए, स्कूल छोड़ के भाग जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो नई चीज़ सीखेंगे तो स्कूल में ही रहेंगे, तो स्कूल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उपलब्धि में सुधार होता है, वो नई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जैसे अब एक भाषा तो वो अपने स्थान की जानता ही था, लेकिन वो स्कूल से दूसरी भाषा भी सीख के गया, तो अपने जब घर जाकर बोलेगा या अपने मोहल्ले में बोलेगा तो उसकी वहाँ पे कुछ
मतलब उसकी वैल्यू वहाँ पे होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। तो बहुभाषिकता हर तरीके से फ़ायदेमंद है। कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं के प्रयोग करने छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं। कई भाषा प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है, एक दूसरे से भाषा समझने का अवसर मिलता है। वही जो मैंने आपको बताया, जब बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो एक दूसरे से जब बात करेंगे तो एक दूसरे की भाषा भी सीखेंगे, एक दूसरे के शब्दों को जानेंगे, तो इस तरीके से एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाएंगे। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए बहुभाषिकता को विद्यालयों में संसाधन की तरह उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कि बहुभाषिकता को आप कैसे प्रयोग करेंगे, एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में। इंग्लिश में भी आ जाए तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि बहुभाषिकता को आप एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी संसाधन के रूप में। ये आपको याद रखना है। बहुभाषिकता जहाँ भी वर्ड दिया हो, अगर ऑप्शन में संसाधन दिया है तो उसे तुरंत टिक कर दीजिएगा आँख मूंद कर। बहुभाषिकता हमेशा संसाधन की तरह प्रयोग की जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समृद्ध भाषिक परिवेश, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। देखिए, अभी मैंने आपको त्रिभाषा सूत्र बताया था, तो उसमें जो तीनों भाषाएं थी उसमें प्राथमिकता आपकी मातृभाषा को ही दी गई थी। तो विद्यालयी शिक्षा जो है वो उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, यानी कम से कम कक्षा 5 तक तो उनकी मातृभाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं देंगे, आगे भी देंगे, लेकिन कक्षा 5 तक उनकी ही मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगला पॉइंट है, शिक्षक को सभी छात्रों को समान भाव से देखना चाहिए एवं सभी की भाषा एवं विचारों का सम्मान करते हुए समान अवसर देना चाहिए, ताकि कोई छात्र खुद को कमज़ोर ना समझे। अब देखिए, शिक्षक के लिए सभी छात्र एक बराबर होते हैं। शिक्षक को सभी को सम्मान देना चाहिए, मतलब सभी का जो विचार है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एडिसन की कहानी सुन रखी होगी, तो उनकी जो मैम थी तो उन्होंने जो वहाँ पे पूछा था कि हम लोग कीड़े खा लें तो क्यों नहीं उड़ सकते, तो उनकी मैम ने डांट के उनको स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सभी के बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो जो भी पूछ रहे हैं आपको उनका जवाब देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे मैच्योर हैं, वो बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको उनको इस हिसाब से जवाब देना है कि वो उससे कुछ सीखें, उसके लिए मतलब जिज्ञासा उनकी जगी रहे। ऐसा ना हो कि आपने उनको डांट दिया या फिर आपने उनको स्कूल से निकाल दिया, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो किसी भी तरीके की कोई चीज़ पूछे तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों को सम्मान देना चाहिए और सभी को अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो बच्चा तेज़ है, क्लास में प्रतिभाशाली है, उसी से पूछ रहे हैं और औसत बच्चे से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो जो औसत बच्चे हैं वो फिर अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे। तो आपको सभी को सम्मान देना है। साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप अपनी तरफ से लाइक भी कर सकते हैं, और अभी तक इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबा लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे पाते रहने के लिए। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी विकार। देखिए, भाषा संबंधी जो भी विकार होते हैं इन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि इसको आप कैसे ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो जाकर ज़रूर देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा, सभी वीडियोस चेक कीजिएगा। इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं पड़े हैं, अभी नया चैनल है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। तो भाषा संबंधी जो विकार हैं, डिसलेक्सिया, ये क्या होता है? पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, लिखने में दिक्कत आती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट, गणित में कैलकुलेट करते हैं, तो गणित संबंधी विकार है। डिस्फेजिया, वाक यानी अभिव्यक्ति, जो वो मतलब अपने अंदर की जो विचार बाहर निकाल पा रहा है तो उसी से संबंधित विकार है, यानी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। आपने ऐसे कई बालकों को देखा होगा, उनको चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो बता नहीं पाते, तो उसे ही डिस्फेजिया कहेंगे। डिस्प्रेसिया चित्रांकन संबंधी विकार है, चित्रांकन मतलब चित्र से संबंधित विकार है। तो ये जो विकार हैं इन पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, काफ़ी छोटा वीडियो है, ज़रूर जाकर देखिएगा, वो ट्रिक के माध्यम से उसमें आप आसानी से सीख जाएंगे ये सभी चीज़ें। चलते हैं आगे।
साथियों, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि सिर्फ एक वीडियो है जहाँ से आपके दोनों पेपर तैयार हो रहे हैं, वो भी 15-15। इसके बाद आपको किसी दूसरे हिंदी के वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपके हिंदी के पेपर में 15 नंबर के आपके आता है शिक्षण शास्त्र, और 15 नंबर के आपके आते हैं वो क्या बोलते हैं, काव्यांश और गद्यांश। तो काव्यांश गद्यांश पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस एक वीडियो से आप काव्यांश गद्यांश यानी 15 नंबर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरे 30 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे दोनों में, यानी कि 60 नंबर दोनों पेपर के, 30 नंबर इसके 30 उसके। तो 15 नंबर आप यहाँ से देख ही रहे हैं। इसके बाद जाकर ज़रूर देखिएगा वो काव्यांश और गद्यांश वाला वीडियो। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सीधे 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे कि काव्यांश और गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं, वो भी कम समय में। 15 नंबर वहाँ से ले लीजिएगा। चलते हैं। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये आप ऊपर देख कर आए थे, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। अब सुनकर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे ही श्रवण कौशल कहते हैं। जैसे आपने जो भी सुना उसका अर्थ भी ग्रहण कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनते जा रहे हैं और दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है वाचन कौशल, बोलने का कौशल, जो बोलकर आप अभिव्यक्त करते हैं। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। अब पठन कौशल है, इसमें आप कोई चीज़ अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब कोई चीज़ किसी को बता नहीं रहे हैं, ये पढ़कर खुद अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो आपसे अगर कहा जाए ग्रहण करने वाले कौशल कौन है, तो श्रवण कौशल और पठन कौशल। और वहीं आप जो अभिव्यक्त करते हैं, आप लिखते हैं तो भी अभिव्यक्त ही करते हैं, अपने अंदर के भाव दूसरों को बता रहे होते हैं। तो वाचन कौशल और लेखन कौशल, ये दो मतलब ये जो दो हैं वो अभिव्यक्त कौशल हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। पॉइंट है, श्रवण एवं पाठन कौशल को ग्रहात्मक या ग्रहण कौशल भी कहते हैं, वहीं वाचन कौशल एवं लेखन कौशल को अभिव्यक्ति कौशल या उत्पादक कौशल भी कहते हैं। साथियों, ये सभी जो नोट्स हैं हाथ से लिखने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये वीडियो आ पा रहा है। तो अगर आपको मेहनत दिख रही हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए इस फैमिली में, हम सबकी बड़ी फैमिली होनी चाहिए। और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला पॉइंट है, पठन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर पठन, मौन पठन। तो पहला है जो सस्वर पठन, उसको देख लेते हैं। आपने अगर डीएलएड किया है तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सस्वर पठन क्या है? स्वर सहित पठन, अर्थात स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता करने का जो स्वस्वर पठन कहा गया है। तो देखिए, स्वस्वर पठन क्या होता है, जो पढ़ते समय जो अर्थ ग्रहण करते जाएं। ऐसा नहीं कि सरसरी निगाह से तेज तेज पढ़ते चले जा रहे हैं, बस उसका अर्थ भी ग्रहण होना चाहिए, तो उसे ही स्वस्वर पठन कहेंगे। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान स्वस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है, या पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। स्वस्वर पठन प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन पठन। मौन पठन के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मौन पठन काफ़ी सरल है, आपको ऐसे ही बता देता हूँ ओरल। मौन पठन होता है जब हम मतलब मौन रहकर अर्थ ग्रहण करते हैं। मौन पठन के भी कई लाभ हैं, जैसे जहाँ पे आप बोल नहीं सकते वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर ट्रेन में जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे बैठ के धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं और गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो वही है मौन पठन। आगे दिया हुआ है मूल्यांकन के बारे में, और यही लास्ट है। आप लोग यहाँ तक रहे हैं साथ में तो बहुत ही मतलब धन्यवाद आप सभी का। आगे भी देखते रहिए, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इसके द्वारा शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रहीं। अब मूल्यांकन जो है, शिक्षक ने जो भी चीज़ें बालकों को सिखाई, तो उसका जो मूल्यांकन करेगा वो ये जानेगा कि जो जो चीज़ें उसने बताई हैं कितनी हद तक बच्चों ने सीखा है। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना है। मूल्यांकन को उनको एक स्थिति प्रदान करता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य निर्धारण करना। मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित परीक्षण, साक्षात्कार, गृह कार्य आदि छात्रों की योग्यताओं के और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों की जो क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेते हैं, गृह कार्य देते हैं, मौखिक प्रश्न पूछते हैं, लिखित परीक्षण करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। आगे आकलन दिया हुआ है। आकलन ये व्यक्तिगत रूप से छात्रों की कमजोरियों व क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ताकि छात्र को शिक्षक विशेष रूप से शैक्षिक पुष्टि प्रदान कर सके। ये मतलब उनकी कमजोरियों को, उनकी क्षमताओं को जानने के लिए किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है बस। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? इसमें
शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। ये मूल्यांकन अध्ययन के बीच बीच में किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही है रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण। मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच में मूल्यांकन कर लेना, वही। अगला योगात्मक मूल्यांकन, ये लास्ट है बस। ये सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें शिक्षक ये जांच करता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये बिल्कुल सत्र के अंत में होगा। जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, वो बीच बीच में होते हैं, ये योगात्मक में नहीं आएगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम जैसे आपका एनुअल एग्ज़ाम होता था, तो उसी तरीके से उसी को योगात्मक कहेंगे जो सत्र के अंत में लिया जाता है। तो उसमें बालकों की क्षमताओं को जानते हैं, तो वही है योगात्मक मूल्यांकन। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। साथियों, मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी तरफ से लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं 200 लाइक्स का टारगेट रखा था मैंने, देखता हूँ कितने आप लोग लाइक करते हैं। और नीचे जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी नीचे जाकर ज़रूर बता दीजिए। मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूँगा और आपके लिए वीडियो बना दूँगा, क्योंकि लिखना पड़ता है या फिर टाइप करना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ज़रूर बताइए नीचे जाके कॉमेंट में, और आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए ये सब बता दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सीटेट में भी काफ़ी टाइम है, अच्छी तैयारी करेंगे साथ में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।